हेलो क्लास, आज ये सेकंड क्लास है, क्लास 9th मैथ्स चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स का। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 6.2। 6.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो हमें जाननी ज़रूरी हैं, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं, आपको बता देते हैं। सबसे पहला है पैरेलल लाइन्स। पैरेलल लाइन्स वो लाइन्स होती हैं जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। ये जैसे एक लाइन है और इसी के कोई पैरेलल दूसरी लाइन है, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों लाइंस आपस में इन्फिनिट तक भी जाएं, अनंत तक, तो भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इनके जो बीच की दूरी है वो किसी भी पॉइंट पर आप चेक करें वो बराबर ही रहेगी। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कोई ए डिस्टेंस है और अगर हम यहाँ पर भी दोनों की डिस्टेंस देखें तो वो ए ही रहेगी, ये कभी कम या ज़्यादा नहीं होती, तभी ये पैरेलल होती है। ठीक है। दूसरी लाइंस होती हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन वो होती है, मान लीजिए ये एक पैरेलल लाइन है, ये दो पैरेलल लाइन है, इसको ये जो लाइन कट कर रही है ये लाइन है ट्रांसवर्सल लाइन, ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल है। ये दो लाइन पैरेलल, ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल। ठीक है। अब इसमें एक्सटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, हम ये सब देखेंगे। अब एक फिगर बनाता हूँ मैं, जो ख़त्म हो गया मैं उसको मिटा देता हूँ ताकि आपको पता रहे क्या क्या बता चुका मैं। अब है एक्सटीरियर एंगल्स। मान लीजिए ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ए बी सी डी पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है। ये कोई लाइन है जो ये ट्रांसवर्सल है। ठीक है। अब हम इन सभी एंगल्स को नाम दे देते हैं 1 2 3 ऐसे करके। ये एंगल 1, ये 2, ये 3, ये वाला 4, सेम ऐसे इधर करेंगे 5 6 7 और ये 8। इसमें एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं? जो बाहर की तरफ है, एक्सटीरियर। ये वाला एक एंगल, ये और ये एक्सटीरियर है, मतलब बाहर। ठीक है। एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं जैसे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 8 एंड एंगल 7 एंड 8। ये एंगल्स एक्सटीरियर एंगल्स हैं। मैं आपको साथ साथ कुछ बात बताना चाहूँगा। एक्सटीरियर एंगल्स में ये वाला जो एंगल है और ये जो एंगल है, ये दोनों वो होंगे 180 बनाएंगे। ठीक है। आप देख सकते हैं, आप इसको देखिए, ये एंगल 1 इक्वल होता है एंगल 7 के। एक्सटीरियर एंगल्स की बात कर रहा हूँ मैं। ये वाला एंगल एक्सटीरियर इस एक्सटीरियर के बराबर होगा, और वैसे ही ये एंगल 2 किसके बराबर होगा? एंगल 8 के। ठीक है। आप ये देख सकते हैं कि जैसे ये ऑब्ट्यूज एंगल है 1, तो एक्सटीरियर में ऑब्ट्यूज कौन सा होगा? ये वाला। तो ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है। वैसे ये एंगल 2 एक्यूट है तो एंगल 8 एक्यूट, तो ये बराबर हो गए। ये पैरेलल लाइंस के केस में है। ये अगर पैरेलल लाइंस हैं दोनों और ये ट्रांसवर्सल है तो इसमें जो एक्सटीरियर एंगल्स होंगे 1 2 7 और 8, 1 7 के इक्वल होगा ये वाला इससे, और एंगल 2 ये वाला इसके साथ, एंगल 8। ठीक है। ये वाला हो गया एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर मिटा देता हूँ मैं। अब है एंड इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स होते हैं, ये वाला मिटा दो, एंगल 4, एंगल 3। इंटीरियर एंगल्स मतलब जो अंदर की तरफ है, एंगल 5 और एंगल
6। अब इसमें भी कुछ एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। आप देख सकते हैं कि एंगल 4 और एंगल 6 इक्वल होंगे। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, ठीक है। और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। आप इसमें ये देखें, ये जेड बनता है। ये जैसे ये एंगल 4 है, ये यहाँ से ये एंगल 4 ऐसे है। अब मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे, और ये ऐसे एंगल 6। आपको अगर आप बाद में भी ये जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें आपको ढूंढने में आसानी रहेगी या समझने में, याद रखने में, कि जेड जैसी आकृति बनती है। ये एंगल 4 एंगल 6 के बराबर होगा जब ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। और ये ऐसे भी हो सकता है, ये उल्टा जेड की तरह, ठीक है। आप ये देखें, एंगल 4 एंगल 6 जेड बना रहे हैं ऐसे, और एंगल 3 एंगल 5 ये वाला ऐसे, ये भी जेड बना रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गए इंटीरियर एंगल्स खत्म। अब बताते हैं हम आपको कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। मैं फिगर आपको दोबारा बना देता हूँ। ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब एक ही लाइन में। ये वाला देखिए, जैसे ये एंगल 2 और एंगल 6 ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और ये इक्वल होंगे। इस बार मैं साथ साथ ही बता देता हूँ। एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 6 के। ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है, और दोनों बराबर होंगे। और वैसे एंगल 1 एंगल 5 के बराबर होगा। ये भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, दोनों ही कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, दोनों का एंगल्स पेयर, ठीक है। और एंगल 4 जो है वो किसके कोरस्पॉन्डिंग है? एंगल 8 के। ये एक ही तो लाइन में है, देखो ऐसे। और सेम इस तरह एंगल 3 एंगल 7 ये होगा। तो ये जो एंगल है ये इसके कोरस्पॉन्डिंग है। अब अगर आप इसको ऐसे देखें, ये वाली लाइन को अगर हम इसके ऊपर ही ओवरलैप कर दें, ठीक है, यहाँ से उठा के, तो ये जो एंगल है और ये एंगल है, दोनों एक के ऊपर एक ही तो आ जाएंगे। तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, ठीक है। अब अगला हम देखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये मतलब जैसे ये एक ये है, ठीक है, और अल्टरनेट में ये वाला, ठीक है। मैंने पहले आपको इंटीरियर एंगल्स बता दिए थे कि 1 2 3 4 5 ऐसे। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एक ये है तो अल्टरनेट ये होगा इंटीरियर, ठीक है। तो इसमें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। एंगल 4 एंगल 6 के बराबर होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और एंगल 3 एंगल 5 के बराबर होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। ये अगर इनकी अलग से बात करें जाए, जैसे 3 4 5 से, ये इंडिविजुअली इंटीरियर एंगल्स हैं, मतलब अंदर की तरफ। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये और ये दोनों आपस में अल्टरनेट है, ठीक है। दो एंगल्स जो आपस में अल्टरनेट है, इसलिए वो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। ऐसी एक्सटीरियर एंगल्स जैसे ये और ये दोनों एक्सटीरियर हो गए, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल्स बता रहा हूँ मैं। सिर्फ एक्सटीरियर पूछे तो एंगल 1 2 7 8, इसमें कोई प्रॉपर्टी या इक्वल बताने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अल्टरनेट एक्सटीरियर, सिर्फ एक्सटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी बता दूँ तो एंगल 1 ये एक्सटीरियर एंगल है एक, और एंगल 7 ये एक्सटीरियर एंगल है। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8 ये भी एक्सटीरियर एंगल्स हैं। इनमें ये रिलेशन है, एक्सटीरियर एंगल्स में क्या रिलेशन है? एंगल 1 एंगल 7 के बराबर है, एंगल 2 एंगल 8 के बराबर है। ये एक्सटीरियर एंगल्स हैं अल्टरनेट में, ठीक है। जैसे
अब आता है को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स का मतलब इंटीरियर में है, मतलब अंदर की तरफ और एक ही साइड, जैसे एंगल 4 और 5। जगह बना देता हूँ मैं। को इंटीरियर एंगल्स हो गए एंगल 4, एंगल 5, ये दोनों, ठीक है। एंगल 4 और एंगल 5 को इंटीरियर एंगल्स हैं, और इन दोनों का सम एंगल 4 प्लस एंगल 5 का किसके बराबर होगा? 180 है। इसका जवाब आप मुझे बताना क्यों, ठीक है। और वैसे को इंटीरियर एंगल्स एंगल 3 प्लस एंगल 6, ये भी 180 के बराबर होगा, ठीक है। ये को इंटीरियर एंगल्स हैं। ये आप सोचें कि क्यों एक 180 होगा, आपको मुझे बताना है, ठीक है। नहीं पता चले ना आपको पता हो तो मुझे कमेंट में पूछ लेना, मैं बता दूंगा, ठीक है। अब मैं जो भी ज़रूरी बात थी वो मैंने आपको बता दी। अब मैं एक्सरसाइज शुरू करना चाहूँगा, ठीक है। आप अपनी बुक्स खोल लें, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है सब कुछ बुक से पढ़ें, और मैं यहाँ पे सिर्फ डायग्राम बनाऊंगा और उनके सॉल्यूशन, क्वेश्चन बोर्ड पे नहीं लिखने वाला, ठीक है। तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन ये है, एक फिगर दी है इस तरह, ये 2 लाइनें हैं और एक लाइन ऐसे गई है, यह ए बी, ये सी डी, ठीक। देखो मुझे समझाने के लिए टाइम लगता है, इसलिए थोड़ा लेट हो जाता है कि मैं आपको किसी तरह समझा सकूं, ठीक है। आप कोशिश करें समझने की। ये y दिया है और ये 130। देखिए इन फिगर 6.28, इस फिगर का नाम 6.28 है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यू बतानी है। देन शो डैट a एंड b, ए बी पैरेलल सी डी, ए बी सी डी के पैरेलल है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। अब ये देखिए ये 50 है, तो x की वैल्यू क्या होगी? मैं यहाँ लिखना चाहूँगा पहले गिवन, आप लिखें। आपको एग्ज़ाम में भी ऐसे लिखना है, आपको कॉपी मेंटेन रखनी है, इससे हमें ये पता रहेगा हमें क्या गिवन है, क्या निकालना है, इजी रहता है, ठीक है। पॉइंट ऑफ, इस लाइन का कुछ नाम नहीं है क्या? इसका जैसे कोई नाम नहीं दिया तो इसका कुछ नाम रख दे क्या? चलो नाम रहने दो। चलो इसको M मान लेते हैं, ठीक है। MN, ठीक है। लेट, इधर लिख देता हूँ, लेट ट्रांसवर्सल लाइन इक्वल टू BMN। मैंने इस लाइन को MN मान लिया, ठीक है। अब दिया गया है, फिर मुझे पॉइंट भी मानने पड़ेंगे, ऐसे तो इजी ही हो जाता है। देखो मैं आपको बता दूं, आपको ये लग रहा हो कि मुझे लिखने में थोड़ी हो रही है। ये 50 है, ये x क्या होगा, ये हो जाएगा, देखो इधर मैं लिख देता हूँ, डायरेक्ट सोल्व करते हैं, ठीक है। ये भी हटा दो, आप ये सब हटा दो, मत लिखो कुछ भी। डायरेक्ट सॉल्यूशन, हमें फिगर दी हुई है 50 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180। इसका रीज़न क्या है? लीनियर पेयर, ये दोनों लीनियर पेयर हैं। मैंने आपको लीनियर पेयर पिछले क्लास में बताया था कि एक ही लाइन पे यानी स्ट्रेट लाइन पे 2 एंगल्स लीनियर पेयर बनाते हैं, ठीक है। ये लाइन
और ये एंगल मिलकर लीनियर पेयर बनाते हैं। और स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है 180, तो ये 180 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 180 माइनस 50 इक्वल टू 130। ठीक है, उसने हमसे x पूछा था, हमने x निकाल दिया। अब y निकालते हैं, y इक्वल टू 130। मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ क्यों, क्योंकि y एंड 130 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब देखिए वैसे जैसे हमने यहाँ mn मान लिया, अगर मैं इसको कुछ भी नाम मान लेता हूँ, चलो ओ ये मान लिया और ये वाला पॉइंट को मैंने p मान लिया। ठीक है, अब हम इसको फिर से लिख देंगे, अगर गिवन कि AOM एंगल AOM इक्वल टू 50 डिग्री गिवन, और गिवन में हम लिख देंगे CPN। ठीक है, तो ये हो जाएगा 130, ये लिख देंगे। फिर गिवन टू फाइंड x एंड y और टू प्रूव AB पैरेलल CD, यही तो था। अब आप ये देखिए, मैंने आपको x निकाल दिया, x 130 y 130। ठीक है, आप इस यहाँ की जगह ये लिख सकते हैं कि एंगल CPN। मैं ये प्रेफर नहीं करता है कि मैं इसको अलग से मानूँ फिर बताऊँ। ठीक है, कि ये मैंने यहाँ बता दिया आपको समझाने के लिए। एंगल CPN इक्वल टू एंगल y। ठीक है, CPN की वैल्यू 130 और y एंगल y हो गया 130, और यहाँ पे आप ये वाला रीज़न डाल दें। ठीक है, कि 130 मतलब y एंड एंगल CPN आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब ये पूछा है इसने कि ये प्रूव करो कि ये पैरेलल लाइंस हैं। पैरेलल लाइंस प्रूव करने के लिए एक तरीका ये है, मैंने अभी आपको कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, एक्सटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बताए। आप उसमें से कुछ भी मान कर सकते हैं। आप ये लिख दीजिए, ये वाला x, ये आ गया कितना 130, x जगह 130 लिख दो, और y की जगह भी 130 है। ठीक है, एज x इक्वल टू 130, y इक्वल टू 130, so x and y are alternate इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये इंटीरियर एंगल्स की तो प्रॉपर्टी है, ये दोनों बराबर हो गए। सो AB पैरेलल CD। ठीक है, बस इतना है और कुछ नहीं है। आपको ये प्रॉपर्टी पता होती तो आप कर देते, वरना करना मुश्किल है। प्रॉपर्टी ही है ये चैप्टर ऐसा है, अगर आपको आ गया एक बार तो आपको कॉपी पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप विश्वास करें, जब मैं स्कूल टाइम में था तो मैं ये चैप्टर के लिए कभी पेन नहीं उठाता था। ये पहले से प्रॉपर्टी सब याद रखो,
कि ये हो गया तो इसको यहाँ से ये मान लेंगे, ये 30 आ जाएगा, ये आ गया, तो इस प्रॉपर्टी से ऐसे ऐसे करके हो जाएगा। देखिए अभी मैं आपको दूसरा करके दिखाता हूँ ये क्वेश्चन, और ये कितना इजी है। आपको मैं एक बार बिना पेन उठाए बताऊँगा कि कैसे मैंने निकाला, फिर आपको पेन से करके बताऊँगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें 3 लाइनें दी हैं, 1 2 3। एक लाइन गई है ऐसे, यह है AB, यह है CD, यह है EF, ठीक, यह है X, और Y कौन सा है, ये वाला है Y, और ये है Z। इसमें पूछा है कि पहले तो इसमें दिया गया इन फिगर 6.29, इसका नाम 6.29, if AB पैरेलल CD एंड CD पैरेलल EF। देखिए अगर ये लाइन इसके पैरेलल है और ये वाली इसके पैरेलल है, तो ये लाइन इसके पैरेलल ऑटोमेटिक होगी, ठीक है। जैसे A इक्वल टू B और B इक्वल टू C, तो A इक्वल टू B इक्वल टू C हो जाता है, तो सेम ऐसे ही है। अगर ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो ये तीनों आपस में पैरेलल है, ठीक है। अब इसने कहा है कि YZ का जो रेशियो है गिवन Y रेशियो Z इक्वल टू 3:7, और टू फाइंड करने के लिए दिया है X। YZ कहाँ है ये देखते हैं, Y ये रहा, Z ये रहा। अब ये दोनों का रेशियो दिया है 3:7, ठीक। अब हम अगर इसको देखें, ये वाला जो एंगल है और ये जो एंगल है, ये वाला एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। प्रॉपर्टी सिखा रहा हूँ मैं, क्वेश्चन तो अभी हो जाएगा थोड़ी देर में। और ये जो है ये दोनों बराबर होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। लेकिन इसका सम और इसका सम कितना होगा, इन दोनों का सम होगा Y प्लस Z इक्वल टू 180, ठीक है। Y प्लस Z इक्वल टू 180। अब प्रॉपर्टी कौन सी लगाएं, आप ये वाला एंगल और यहाँ पे मान लीजिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये दोनों, अब ये वाला और ये वाला यहाँ पे आ गया, दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, और बराबर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से Y और Z का अब जो सम होगा वो 180 होगा, क्योंकि ये एक लाइन के ऊपर एंगल है, लीनियर पेयर, ठीक है। अब तो y की वैल्यू हम मान लेते हैं y इक्वल टू 3x, ठीक है। हम रेशियो हटाते हैं तो हम कोई भी एक वैल्यू x तो पहले से है, मैं a मान लेता हूँ, ठीक है, 3a, और z की वैल्यू 7a, ठीक है। तो y प्लस z इक्वल टू 10a, ठीक है, और y प्लस z की वैल्यू 180, ठीक है। ये इसको कोई डिवाइड मत समझ लेना, इक्वल टू 10a, a की वैल्यू 180 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू a इक्वल टू हो जाएगा 18, ठीक है। अब ऐसे ही मैं इधर करता हूँ, अगर a की वैल्यू 18 है तो y की वैल्यू क्या होगी, y इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई a इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 18 3 जा 54, और z इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई a इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 18 इक्वल टू 126, सही करा गया है ना,
8 7 या 56, 6 5 7 में 12, ठीक है, ये दोनों आ गए। अब ये वाला y की वैल्यू, अब ये जो x है ये इसके बराबर होगा, ठीक है। ये जो x है, x इक्वल टू यहाँ पे जो एंगल है इसको मैं यहीं पे z मान ले रहा हूँ, ठीक है, z, और मैं इसको बाद में नाम बताऊंगा आपको लिखने के हिसाब से, अभी तो आप समझ लीजिए। तो ये दोनों इक्वल क्यों होंगे, इसका भी रीजन यही है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई z की क्या वैल्यू 126, जो z की वैल्यू है वही x की वैल्यू है। अब आप कहेंगे कि ये मैं इसको यहाँ कैसे मान लिया, अब हम इसको कुछ नाम दे रहे हैं ना, नाम देने में क्या जा रहा है। अब मान लीजिए मैं इसको m मान लेता हूँ, ठीक है, ये पूरी यहाँ से m, और इसको मान ले रहे हैं o, ठीक है। अब मैं आपको लिखने का तरीका बता रहा हूँ। अब इसको यहाँ कैसे माना जाएगा, एंगल m, ये फिर o और फिर d, MOD इक्वल टू एंगल z, एंगल z अब लिख देंगे यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। अब ये मैंने MOD जो एंगल यहाँ ये बना, इसको z के बराबर दिखा दिया क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से पैरेलल लाइंस गिवन थी। अब इसके यहाँ इक्वल होने से ये एंगल y और ये MOD को मैं डायरेक्ट यहीं पे z लिख दे रहा हूँ ना, क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे एंगल, इसको हटाते हैं, एंगल MOD प्लस y इक्वल टू 180, क्योंकि लीनियर पेयर है। आप कंफ्यूज मत होना, मैंने पिछली बार आपको अभी ये सिर्फ समझाने के लिए किया कि हम करेंगे क्या, ताकि ये कैलकुलेशन मुझे दोबारा ना करनी पड़े, ठीक है। कि ये मैं इसको यहाँ मान ले रहा हूँ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, लेकिन आप एग्ज़ाम में ऐसे थोड़ी करोगे कि एग्जाम को बताओगे ये ऐसे है, आपको ये बताना पड़ेगा ना कि आपने ये यहाँ कैसे कर दिया, आपने वही लिखा है, ठीक है। आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखेंगे एंगल MOD, यहाँ पे लेट करते हुए कि ये एंगल M है। आप अपने डायग्राम जो बनाएंगे उसमें लिख देना एंगल MOD जो है वो z के बराबर है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। MOD और y को हम ऐड करेंगे तो 180 होगा क्योंकि लीनियर पेयर है, और इस MOD को हम z मान ले रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पहले ही बता दिया z इक्वल z प्लस y इक्वल टू 180, ठीक है। और फिर ये z प्लस, और हमने यहाँ पे अभी बताया था y इक्वल टू 3a और z इक्वल टू 7a, तो ये दोनों को यहाँ डालेंगे फिर 80, फिर सेम चीज़ ही आ जाएगी, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आपको अगर थोड़ा कन्फ्यूज़न लगे या कुछ समझ में ना आए तो आप वीडियो दोबारा देख लेना, नहीं तो आप कमेंट्स में पूछ लेना, मैं दोबारा से वीडियो बना दूंगा या समझा दूंगा, उसकी टेंशन ना लें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फिर एक डायग्राम दिया है, एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे। इसका नाम है A, यहाँ पे ये G, B, F, E, D, C। पढ़ते हैं क्या लिखा है। इन फिगर 6.30 इस फिगर का नाम, AB पैरेलल टू CD, ये जो AB है ये CD से पैरेलल है, और EF परपेंडिकुलर टू CD, जो
ई एफ है, ठीक है, ये जो है ई एफ, ये सी डी का परपेंडिकुलर है, मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री है और 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा ही। क्यों होगा बताओ क्यों होगा? क्योंकि ये जो एंगल है और ये एंगल है, इन दोनों का सम को इंटीरियर 180 होता है। मैंने अभी सबसे लास्ट में बताया था को इंटीरियर एंगल्स, जो ये वाले एंगल्स, ये वाले दोनों को इंटीरियर है और इन दोनों का ऐड कितना होता है 180 होता है। और ये 90 है तो ये भी 90 होगा, और ये 90 है तो इधर का भी एंगल 90 होगा। तो मैं अगर इसको ये ना बता के ये वाला भी मान लूँ, ये जेड बनता है। जेड किस में बनता है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में। तो ये जेड बन रहा है ऐसे, तो ये तब भी 90 आएगा। अगर ये 90 है तो फिर से ये 90 हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं, मैं आपको लिख के बता दूंगा कि लिखना कैसे है। इसको फिलहाल मिटा देता हूँ, मैं आगे क्वेश्चन पढ़ता हूँ क्या लिखा है। GED ये है 126, यानी कि ये वाला एंगल 126 है, ठीक है। और हमें फाइंड करना है, मैं आपको अब लिखता जाता हूँ क्या है। गिवन, जैसा बुक में लिखा है वैसा गिवन लिख दो। AB पैरेलल CD ये हमें गिवन है। EF परपेंडिकुलर CD ये भी गिवन है। एंगल GED इक्वल टू 126 डिग्री। अब टू फाइंड, अब फाइंड करते हैं एंगल AGE, एंगल GEF और FGE, एंगल FGE, ये तीनों। अब हम देखते हैं ये कहाँ कहाँ है। पहले कहा है AGE, आप ये देखिए AGE जो है ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं है ना। इस वाले एंगल से इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल AGE। सॉल्यूशन, एंगल AGE इक्वल टू एंगल GED, ठीक से लिखा जा GED, ठीक है, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये एंगल का सिंबल होता है, मैं इसको ऐसे बना देता हूँ। कभी आपको लगता हो कि ये क्या बना दिया, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और GED की वैल्यू क्या है 126, ये तो गिवन है। एंगल AGE पूछा था, हमने AGE निकाल दिया, ठीक है, AGE। अब देखते हैं दूसरा पूछा गया GEF। आप मुझे बताओ, अब ये अगर 126 है पूरा और ये इतना सा 90 डिग्री है, तो हम 126 में से 90 डिग्री माइनस करेंगे तो GEF नहीं आ जाएगा। तो हम ये यहाँ पे लिख देते हैं एंगल GEF, ठीक है, GEF इक्वल टू एंगल GED में से FED इसने दिया नहीं, परपेंडिकुलर है ना, माइनस एंगल FED, ठीक है, FED को माइनस कर देंगे तो GED की वैल्यू क्या इतनी है 126, माइनस FED की कितनी है 90 डिग्री। अब हमें इसका रीज़न देना पड़ा, हमने 90 क्यों लिखा, क्योंकि EF परपेंडिकुलर टू CD, ठीक। तो
तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 में से 6 में से 0 गए 6 और ये 36, तो ये 136 डिग्री होगी GEF के। ठीक है, GEF, AGE निकल गया, GEF निकल गया, अब बचा है FGE, यानी कि FGE। अगर ये बताओ मुझे FGE निकालना है और मैं ये वाला एंगल निकाल दूँ तो क्या मैं ये वाला नहीं बता सकता, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, फिर से वही प्रॉपर्टी। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको पहले तो मिटा दूँ इतना, ये मैंने जानबूझ के नहीं मिटाया, अभी बताता हूँ। तो एंगल FGE नहीं, हम ये निकालेंगे पहले, GEC इक्वल टू GEC इक्वल टू नहीं करते हैं, GEC प्लस GED, एंगल GED इक्वल टू 180। इसका रीजन है लीनियर पेयर, GEC इक्वल टू GED लीनियर पेयर। ठीक है, तो GEC की वैल्यू कितनी है, GEC हमें नहीं पता, GEC प्लस, लेकिन GED की पता है 126, इसकी वैल्यू 180 में से माइनस करेंगे तो एंगल GEC आएगा 180 माइनस 126 डिग्री। मैं इसको पहले 4 दूंगा तो 30 हो जाएगा और फिर 50 दूंगा तो 180 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एंगल GEC। अब इसको ऊपर से मिटा दूं, एंगल GEC इक्वल होगा किसके, एंगल FGE के। GEC होगा FGE के, जो हमसे पूछा, क्योंकि इसका रीज़न ये लिखा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और GEC की वैल्यू 54 डिग्री इक्वल टू एंगल FGE। सॉल्व इजी। तो इसके तीनों पार्ट हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कुछ इमेज अजीब सी दी है, एक यहाँ, फिर यहाँ, यहाँ और फिर कुछ इस तरह। ठीक है, ये हो गई TS RQP, ये है 110 110 और यह है 130 130। क्वेश्चन है इन फिगर 6.31 इफ PQ पैरेलल ST, ये जो लाइन है PQ ये इस ST के पैरेलल है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन मान लो, एज्यूम कर लो, मैं इसको आगे अगर ऐसे एक्सटेंड करता तो ये ऐसे एक दूसरे से पैरेलल है। ठीक है, एंगल PQR 110 है और एंगल RST 130 है। एंगल पता करना है QRS यानी कि ये वाला एंगल। ठीक है, तो लिख लेते हैं इधर गिवन, जो गिवन है सेम लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। PQ पैरेलल ST ये गिवन है। दूसरी लाइन एंगल PQR इक्वल टू
110 हो गया। एंगल आर एस टी इक्वल टू 130, ये भी हो गया। अब टू फाइंड निकालना है एंगल क्यू आर एस। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करते हैं यहाँ से, ठीक है। ठीक, ये लाइन इन तीनों के पैरेलल है। सॉल्यूशन हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन करिए हमने। कंस्ट्रक्शन क्या है, इसका कुछ नाम दे देते हैं ए बी ड्राइंग ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ठीक है। पी क्यू के पैरेलल कह दो या एस टी के पैरेलल कह दो, किसी के भी पैरेलल कह दो। अब ये देखो, ये जो एंगल है और ये पैरेलल है तो 110, तो ये वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कितना होगा 110। ये पूरा एंगल 110 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। और इसमें देखो ये 130 है, तो इसमें ये वाला 130 हो जाएगा। तो ये एंगल 2 बार काउंट हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको करके बताता हूँ साथ साथ। ये मिट गया क्या, ए बी पैरेलल, तो एंगल क्यू आर बी और पी क्यू आर इक्वल टू एंगल क्यू आर बी। ये दोनों इक्वल है क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो कितने काम आती है ये एक प्रॉपर्टी। और क्यू आर बी इसकी वैल्यू कितनी होगी, जो पी क्यू आर की होगी, पी क्यू आर की कितनी है 110। तो इसका मतलब एंगल क्यू आर बी हो गया, पी क्यू आर की वैल्यू 110, यहाँ से देख लेंगे, ठीक है। इसको यहीं तक छोड़ना है। सेम इस तरह एंगल ये टी से लिखा है यहाँ से आर एस टी, जो दिखा है ना उसी हिसाब से लिखना आर एस टी। एंगल आर एस टी इक्वल टू ये वाला आर एस टी किसके इक्वल होगा, ये होगा एस आर ए के, ठीक है। ये जेड बनना है ना, देखो ये यहाँ से ऐसे जेड बनता है, तो आर एस टी तो एस आर ए, तो एंगल एस आर ए, ये भी सेम चीज़ ये लिख लेना, ठीक है, बार बार नहीं लिख रहा मैं। तो जो ये 130 था एस आर टी, तो ये सेम चीज़ इधर एंगल एस आर ए हो गया। अब आप एक बात और ध्यान दें, ये जो दोनों एंगल हैं, एंगल क्यू आर बी यहाँ से, ठीक है, ये वाला एंगल इधर बनाता हूँ क्यू आर बी, और एस आर ए, अगर इन दोनों एंगल को ऐड करा जाए तो क्या आएगा, एंगल क्यू आर बी, ठीक है। ये वाला क्यू आर बी यहाँ से ये जो गया ऐसे ऊपर में, और एंगल एस आर टी, इसमें एक तो ये
180 के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि कंप्लीट एंगल हो गया, सॉरी कंप्लीट नहीं, लीनियर पेयर की तरह स्ट्रेट लाइन और प्लस एक्स्ट्रा क्या होगा, ये चीज़ 2 बार काउंट हो रही है तो ये होगी QRS, एंगल QRS। इसमें QRS जो होगा ये एक तो 180 यहाँ से कंप्लीट और QRS के बराबर, ठीक है। तो ये जो है इसकी वैल्यू क्या है QRB की 110 प्लस 130 इक्वल टू 180 प्लस एंगल QRS, ये हो जाएगा 240 इक्वल टू 180 प्लस एंगल QRS। तो QRS की वैल्यू क्या होगी, इसमें से ये मैच करेंगे 240 माइनस 180, ये हो जाएगी 60 डिग्री, ठीक है। तो एंगल QRS आ गया जो हमसे पूछा था 60 डिग्री, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक लाइन ऐसे है, फिगर बनाई जाए, एक ऐसे और ऐसे, यह है ABPQ और CD, यह है 50 डिग्री, यह है Y, यह है X और यह है 127। पाँच में है गिवन। क्वेश्चन नंबर 5, AB पैरेलल टू CD, ये AB लाइन CD से पैरेलल है। एंगल APQ इक्वल टू 50 डिग्री, APQ, ये APQ 50 डिग्री हो गया और एंगल PRD 127 डिग्री। देखिए कुछ लोगों को, बच्चों को ये लग रहा होगा कि दिया तो है सर, दिखाई दे रहा है, इसमें अलग से लिखने की क्या ज़रूरत है। ये तरीका है, ऐसे नहीं लिखोगे तो प्रॉब्लम आएगी एग्ज़ाम में भी और मार्क्स में भी। अब जो तरीका है, मेथड है, वो तो लिखना ही पड़ेगा ना, आपको सिखाना है। मैं तो नहीं भी लिखूँगा चलेगा, लेकिन आपको मैं अगर कह के नहीं दिखाऊंगा तो एग्ज़ाम में कैसे काम चलेगा बताइए। एक्स और वाई पता करना है। अब देखिए ये जो एंगल दिया है APQ और एंगल QX, ये दोनों कौन से एंगल है आप बताइए। एंगल APQ, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, ऑफलाइन देख रहे होंगे, ऑफलाइन वीडियो है, तो मेरे यहाँ लिखने से पहले आपको कमेंट कर देना चाहिए, ठीक है, या आपके मन में आ जाए पहले से ही कि सर अब क्या रीज़न देंगे। अगर ये इस तरह की आप तैयारी कर लें तो आपका पढ़ने का कुछ फ़ायदा है, ठीक है, कि ऐसे में बार पूरे क्वेश्चन करा दूँ, रटना नहीं है आपको समझना है। अब ये देखिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जेड बनना चाहिए अल्टरनेट एंगल्स में जेड। ये 50 है इधर और ये वाला x है तो जेड बन गया, ये जेड ऐसे भी बन सकता है, ठीक है। तो 1 APQ इक्वल टू एंगल x अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। शॉर्ट में आप खुद देखते रहें बार बार। APQ की वैल्यू, इसके वैल्यू मतलब x की वैल्यू क्या होगी, APQ की वैल्यू गिवन है 50, ठीक है। सॉल्व,
आपको ऐसे भी नहीं समझ में आएगा। तो ए पी क्यू की वैल्यू हो गई 50 डिग्री इक्वल टू एंगल एक्स, ठीक, एक्स इक्वल टू 50 डिग्री। अब ठीक है, अब मैंने यहाँ लिख देता हूँ मैं ताकि समझ में याद रहे। ये अगर 50 आ गया, अब पूछा है वाई क्या होगा। ये आपने शायद ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं कि नहीं पढ़ी, अब कहना मुश्किल है। वैसे लाइन ट्रायंगल को बाद में बताएंगे, जैसे ये लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर है तो मैं लाइन्स और एंगल से ही बताता हूँ। अगर आप ट्रायंगल से बताते हैं तो मैं ट्रायंगल से बताता हूँ कैसे, कि ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है ये वाला एक्सटेंडेड, इसका सम होता है 50 प्लस वाई इक्वल टू ये बाहर वाला 127। अगर ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए, हमारे नहीं समझ में आए कि हम कैसे करें, उसमें थोड़ी दिया है कि ये लाइन्स एंड एंगल से ही करना है। ये 50 प्लस वाई इक्वल टू 127 होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। आप देखिए ये वाला एंगल यहाँ से ये पूरा, ये वाला, ये कंप्लीट इस पूरे के बराबर होगा, ठीक है। तो वैसे ही एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल वाई इक्वल टू एंगल जो हमें गिवन है पी आर डी, ठीक है। ए पी क्यू की वैल्यू बताइए 50, वाई हमें फाइंड करना है, और पी आर डी की वैल्यू 127। अब वाई को इधर ही रहने दीजिए, 50 को उधर चला जाएगा, तो 127 माइनस 50 इक्वल टू 7 और फिर 7, ये हो जाएगा 77 डिग्री। सुन में आई बात। तो मैंने x निकाल दिया यहाँ पे, y निकाल दिया यहाँ पे, ये क्वेश्चन भी ख़त्म। आपको कैसी लगी वीडियो आप ज़रूर बताएं, और अगर आप इस चैप्टर के बाद कोई दूसरा चैप्टर चाहते हैं अपनी इच्छा से बता दें, नहीं तो फिर मैं अपनी इच्छा से चैप्टर स्टार्ट करूँगा जो मेरा मन करेगा, ठीक है। आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ स्टार्ट कराना चाहते हैं तो बता दें। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आएगा और समझाना भी थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, लेकिन नामुमकिन तो कुछ नहीं। मैं सब कुछ पहले ही समझा चुका हूँ, बस वो चीज़ें बच्चों को याद होनी चाहिए। ये ए बी, ये सी डी, पी ठीक से बनाया जाए, क्यू आर एस, ठीक। ये एक मिरर है, तो इन फिगर 6.33 पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। ये दो मिरर्स पैरेलल हैं, ठीक है, पैरेलल लाइंस मान लीजिए पैरेलल है। और एन इंसिडेंट रे, ये कोई एक रे है जो यहाँ से चली फिर इधर को आएगी और फिर ऐसे चली गई, ये रिफ्लेक्ट होते हुए, ठीक है, इंसिडेंट रे। ए बी स्ट्राइक द मिरर पी क्यू से टकराई और एट बी पर टकराई थी, एंड रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ बी सी, और बी सी से चलते हुए फिर स्ट्राइक करी आर एस पर, ये मिरर आर एस, और वापस चली गई एट सी पर स्ट्राइक करी और एंड रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग सी डी के अलोंग चली गई। प्रूव डैट ए बी पैरेलल सी डी। हमें प्रूव करने के लिए कहा है कि ये जो लाइन है
और एक ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं। ठीक है, अब देखते हैं कैसे किया जाएगा। आप एक काम करें, ठीक है, यहाँ पे करें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ। ठीक है, ये परपेंडिकुलर यहाँ तक आएगा, सेम परपेंडिकुलर इधर ड्रॉ करें। ठीक है, अब इस एंगल को मान लेते हैं आई, इंसिडेंट एंगल तो ये होगा, ये माना जाएगा आर। ठीक है, और ये माना जाएगा आई। और इसका एंगल तो मुझे पता नहीं है अभी, ये इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल इसके अलोंग, तो मैं इसको ए, चलो ए मान लेता हूँ, छोटा ए, और ये बी। ठीक है, अभी हमने ये मान लिया, हमें कुछ नहीं पता, हमने आई आर ए बी मान लिया। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, अगर मान लीजिए कि हमें इनको पैरेलल प्रूव करना है तो हम कैसे करें। पैरेलल प्रूव करने के लिए मैंने बताया था कि पैरेलल लाइंस हैं अगर, और ये वाले दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं, या तो हम ये प्रूव कर दें कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, या फिर पैरेलल लाइंस में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो मैं आपको बहुत देर से समझा रहा हूँ, अल्टरनेट एंगल्स, ये वाला कि जेड बनता है। तो अगर मैं ये प्रूव कर दूँ कि इन दोनों लाइंस में ये और ये दोनों एंगल इक्वल है, तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। सेम चीज़ अगर मुझे ये दोनों लाइंस अगर प्रूव करनी है कि ये पैरेलल है, तो मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो एंगल बनना है पूरा और ये जो एंगल बनना है, ये दोनों बराबर है। ठीक है, अब आप ये देखिए कि ये इसको यहाँ तक आएगा, ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये इधर 90 डिग्री, ये इधर 90 डिग्री। मैं ये मान लेता हूँ, ये जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, ये यहाँ पर m है, n मान लेता हूँ, और ये यहाँ पर m है। ठीक है, अब देखिए ये जो यहाँ परपेंडिकुलर है, ये यहाँ परपेंडिकुलर है, तो ये यहाँ भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, यहाँ पे z बन गया इससे, और यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है वो इधर भी परपेंडिकुलर होगा। आप इसको को इंटीरियर कह दो सेम लाइन पे। ठीक है, मतलब इंटीरियर 180 90 90 180 हो जाएगा, या मैं इसको इधर बना दूँ तो ये 180 हो जाएगा, तो वो अल्टरनेट एंगल से हो जाएगा। तो ये दोनों लाइंस पैरेलल आ जाएंगी। ठीक है, मैं अभी ये लिखने का नहीं बता रहा, सिर्फ समझा रहा हूँ। ये दोनों लाइंस पैरेलल आ गई। अब आप देखिए ये वाली लाइन ये वाला और ये वाला एंगल जेड बना रहा है ना, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, और ये दोनों एंगल्स अगर इक्वल हैं तो आर इक्वल टू ए हो गया। और आपको पता होगा इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल बराबर होते हैं, है ना। तो अगर मैं इस आर को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये एक कंप्लीट एंगल नहीं हो जाएगा। ठीक है, और वैसे ही इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल यानी इस बी के बराबर होगा। तो इस बी को मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कंप्लीट एंगल नहीं बन जाएगा। जब ये दोनों आर और ए बराबर थे तो दोनों की तरफ मल्टीप्लाई करने से तो ये जो कंप्लीट एंगल बना कौन सा एंगल बना, 2r कौन सा हो गया, एंगल ए बी सी, और एंगल ये जो मान लें बी सी, इसका कुछ नाम था डी, बी सी डी, दोनों बराबर हो जाएंगे। जब ये दोनों बराबर हो गए, देखिए ये वाला इस वाले एंगल में अब इसने
और इसने जेड बना दिया, तो अब ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स के थ्योरम से ये दोनों वो पैरेलल प्रूफ हो गए। अब मैं आपको लिखना बताता हूँ। मैंने आपको समझा तो दिया कि ऐसे ऐसे कर देंगे, तब लिखेंगे कैसे, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ तो है, आप को लग भी रहा होगा। आप इसको 1-2 बार 2-3 बार देखना, आपको सही से समझ में आ जाएगा कि क्या किया गया है, ठीक है। ये आई, ये आर, ये ए, ये बी, ये ए बी सी डी, और इसका क्या नाम था, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस गिवन। मैंने मिरर वाला नहीं बना रहा, मैं पी क्यू पैरेलल आर एस, ठीक है, ये दिया गया। टू प्रूव भी तो पूछा हमसे कि ए बी पैरेलल सी डी, ये चेक कर लूँ मैं, ए बी पैरेलल सी डी, ठीक है। प्रूफ देते हैं। कंस्ट्रक्ट करना है, कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर बी एम परपेंडिकुलर टू आर एस एंड, ये एन मान लेते हैं, सी एन परपेंडिकुलर टू, यहाँ लिखता हूँ, सी एन परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ठीक है। अब परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ठीक है, ये भी 90 होगा। तो बी एम पैरेलल टू सी एन, रीजन बताते हैं इधर, एंगल ये एम बी एन इक्वल टू सी एन क्यू, एंगल्स सी एन क्यू इक्वल टू 90 डिग्री, बोथ 90 डिग्री है, ठीक है। हमने यहाँ कंस्ट्रक्शन इस हिसाब से करी है, और कोरस्पोंडिंग एंगल्स, ठीक है। कोरस्पोंडिंग स्पेलिंग गलत है, आप सही लिखना। अब मैंने ये प्रूव कर दिया कि ये दोनों पैरेलल हैं, तो इस पैरेलल में ऊपर लिखूंगा, ठीक है। एंगल एम बी सी इक्वल टू बी सी एन, एंगल बी सी एन, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये लिख लेना आप, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला इंटीरियर एंगल हो गया। अब इस इक्वेशन में मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हो जाएगा 2 एम बी सी इक्वल टू 2 ऑफ एंगल बी सी एन, ठीक है। अब ये जब होगा
तो मुझे बताओ ये 2 अगर मैं इसका ये यहाँ डबल कर दूंगा तो ये कंप्लीट एंगल नहीं बन जाएगा। और ये हो गया एंगल ABC इक्वल टू एंगल BCD, ठीक है। BC का डबल करा तो BCD हो गया, BCD। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ रीजन, इंसिडेंट एंगल ऑफ रे इक्वल टू रिफ्लेक्ट एंगल ऑफ रे। इंसिडेंट एंगल जो रे का है वही रिफ्लेक्ट एंगल के बराबर होता है। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये दोनों बराबर थे तो ये डबल हो गया, ठीक है। और चाहे तो इसको यहाँ एक लाइन और बढ़ा सकता है कोई, या ऊपर नीचे इधर लिख देता हूँ मैं कि जैसे एंगल ABM इक्वल टू MBC, एंगल MBC। इसका रीजन दे देना, ठीक है, ये ज़्यादा ठीक लग रहा है। और एंगल BCM इक्वल टू एंगल NCD, ठीक है। ऐसे करके आ गया। अब ये दोनों एज एंगल ABC इक्वल टू एंगल BCD आर इक्वल एंड दिस आर इक्वल, so AB parallel CD due to alternate interior angle, ठीक है। ये हो गया। तो क्लास ये एक्सरसाइज ख़त्म 6.2। अब नेक्स्ट क्लास में होगी 6.3। आप इस वीडियो को ठीक से देख लेना, समझ लेना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इसके जैसे ही पूरी एक्सरसाइज को एक बार ठीक से पढ़ लें। थैंक यू।